Hello and welcome to UPSC Beginner. Today we are going to start next lesson of Science NCERT of class 6th, chapter number 11. We are going to start chapter number 11, Air Around Us. Chapter number 11, Air Around Us. We shall discuss all point related to air and its components and atmosphere. So be with us 30 to 35 minutes to complete and comprehensively understand this chapter by point wise. We are going to discuss these keywords in this chapter: atmosphere, second one carbon dioxide, composition of air, oxygen, nitrogen, smoke, windmill. These are the keywords of this chapter you have to learn. Okay, next let's start today's session with first point: air. What is the air? देखो, what is the air? You can see air? No, you can't see air. You can feel air? Yes, you can feel air. How is air is important? Air is very important because you need to respirate, you need to breathe. Okay? In breathing, we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. So air is very important for the living beings. It is very important. So let's explain what is the air it is. Okay, air, mainly you see that there are three type of component. Just I giving an example that there are solid, liquid and gas. These are the three stages of any material. We are not going to study about solid and liquid. We are now study about gas. In the medium as gas, कह सकते हैं कि आप गैस के अंदर क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो पास में नहीं होते हैं, ठीक है ना. पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस इज नॉट अटैच्ड ईच अदर, दे आर फेयरली, मतलब काफ़ी दूरी पर ये उपस्थित होते हैं, ठीक है. मेन तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना गैस की. दूसरे नंबर ये क्या है, इसका जो घनत्व है वो, या फिर डेंसिटी कह सकते हैं, वो काफ़ी लो होती है. डेंसिटी इज़ वेरी लो. ओके. तीसरे नंबर इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है. आप जिस ऑब्जेक्ट के अंदर डालोगे तो भी ये शेप लेने वाला नहीं, इसका कोई शेप नहीं होता है. देयर इज नो शेप इन द गैस. तो एयर क्या है, एयर इज लाइज ऑन द गैस, ठीक है ना. एयर है जो गैस के अंदर आती है. क्यों? तो ये गैस के अंदर आती है तो ये गैस के ही कण या फिर प्रॉपर्टी एक्जेल करेगी. जैसे कि ये डेंसिटी इसकी लो होगी, इसके कण है तो काफ़ी दूर घूमते फिरते रहेंगे, उनके बीच में कोई वंडरवाल वगैरह बल नहीं है, इसके कारण वो काफ़ी दूरी पर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना. काफ़ी दूरी पे उपस्थित होने का मतलब यही है कि वो आसानी से एटमॉस्फेयर के अंदर घूम फिर सकते हैं और कोई शेप नहीं है इसका, ठीक है ना. एयर की मैंने एक परिभाषा भी लिखी है छोटी सी. इसके अंदर क्या, एयर इज द फाउंड एवरीथिंग. एयर इज फाउंड एवरीवेयर. आपको एयर है हर कहीं जगह पे दिख जाएगी, लेकिन देयर आर लिमिटेशन इन दिस पॉइंट. कह सकते हैं कि आप एक सर्टेन पॉइंट या फिर एटमॉस्फेयर में आप सर्टेन हाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ एयर की आपको कमी महसूस होने लगेगी. कभी कभार आपने देखा होगा कि जैसे कि आपको मैं डायग्रामेटिक समझा देता हूँ. ये भैया देखो, माउंटेनियस जो होते हैं, माउंटेनियर, वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं, क्योंकि माउंटेन पे आप जाएंगे तो वो इतनी डेंसिटी नहीं रह पाती एयर की जितनी अर्थ सरफेस पे रहती है. इस कारण से क्या है कि जो
माउंटेनियर है जो माउंटेन पे चढ़ने वाले हैं, वो अपने साथ सिलेंडर को लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को, ताकि वो आराम से ब्रीदिंग कर सके। ठीक है, तो एयर इज फाउंड एवरीवेयर बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन देयर डेंसिटी एंड कह सकते हैं कंपोजिशन। वी कैंट सी एयर बट वी कैन फील इट। ओके, वी कैंट सी, आप एयर को देख नहीं सकते बट आप फील कर सकते हैं। कभी कभार आप गर्मियों के मौसम में तो अच्छे से फील करेंगे, ठीक है, बट यू कैंट सी एयर, आप देख नहीं सकते इसको। देन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है? माना कि कोई, ये देख लो, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के एक सर्टेन लिमिट तक आपको गैसों का एक क्या है, वातावरण मिलेगा। ठीक है, वातावरण मिलने का कारण क्या है? एक इन्वेलोप या फिर लिफाफे की टाइप में अर्थ को ऐसे बंधे रखते हैं, या फिर ये कह सकते हैं ये गैसों का लिफाफा है, इसके अंदर अर्थ एक पैकेट के रूप में बंद है, तो इसको बोलेंगे एटमॉस्फेयर। ये है एटमॉस्फेयर, गैसों का एक लिफाफा। द इन्वेलोप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नॉन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जो अर्थ के चारों तरफ है वही एटमॉस्फेयर है। ओके, जस्ट ए सेकेंड। हेलो, एटमॉस्फेयर के बारे में हमने देख लिया। देन एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है कि बहुत सारे गैसों का मिश्रण भी पाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओके, आर्गन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ gases present in atmosphere. They formally mixed all and फॉर्म एटमॉस्फेयर, या फिर कह सकते हैं एक इन्वेलॉप के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? यस, कह सकते हैं कि अगर आप पृथ्वी पे है या फिर अर्थ पे है तो ये यस, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। ठीक है ना, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। ओके, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। नेक्स्ट मूव टू व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। जो एयर है वो किससे बनी हुई है? जैसे कि मैंने बोला है कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर किससे बनता है, तो एयर है वो किससे बनी होती है? देख सकते हैं, एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। आप एयर को एक पर्टिकुलर गैस से कनेक्ट नहीं कर सकते। एयर का मतलब ये नहीं कह सकते कि सर ऑक्सीजन ही है, नहीं, CO2 ही है, नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं, ये एक मिक्सचर है। एयर क्या है? एक मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। ठीक है ना, एयर एक कोई पर्टिकुलर गैस नहीं, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। देख सकते हैं कि एयर किन किन से बनी होती है, तो हम कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पूरा का पूरा मैं दिखा दूंगा। एयर के अंदर क्या क्या होता है? वाटर वेपर होता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, और वाटर वेपर भी होता है। वाटर वेपर क्या होता है? आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप नोटिस किया होगा कि आपने जब वाटर को कभी बॉईल किया होगा, ठीक है, वाटर को बॉईल करते समय आपने ध्यान रखा होगा कि यहाँ पे क्या है, वाटर एक वेपराइज कंडीशन में अवेलेबल होता है, उसी को ही बोलते हैं हम वाटर वेपर। ठीक है, वो होता है वाटर वेपर। एक वेपर के हिसाब से कह सकते हैं एक वाष्प के रूप में वाटर जब प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, तो उसको बोलते हैं वाटर वेपर। काफ़ी बड़ी मात्रा में ये प्रेजेंट होता है एयर के अंदर। ऑक्सीजन इज द सेकेंड कंपोनेंट कह सकते हैं आप नाइट्रोजन के बाद। तो एयर के अंदर आप एयर का कंपोजिशन देखेंगे, माना कि ये एयर है, पूरा का पूरा इसके अंदर कंपोजिशन देखेंगे तो ये 70% के आसपास ये प्रेजेंट है नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन है, और यहाँ कुछ जो पार्ट है वो प्रेजेंट होता है अदर्स गैसेस का। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कितना इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में अंदर।
ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और हाँ, ध्यान रखना ऑक्सीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू बर्न एनीथिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू बर्न एनीथिंग, ठीक है ना। ये एसेंशियल है। ऑक्सीजन हमेशा क्या है कि जब आप किसी को किसी वस्तु को जलाना हो या फिर उसको बर्न करना हो, ठीक है, तो ऑक्सीजन कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड होती है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन हम देख चुके हैं कि जो सबसे बड़ी है, हाईएस्ट मात्रा में प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% के आसपास है। देखो जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78% लमसम के आसपास कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस, कह सकते हैं कि ये है पोषक तत्व के रूप में भी यूज आती है मेनली, ठीक है। इसका जो मेन रोल है कह सकते हैं इसका न्यूट्रिशनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पौधों के अंदर, तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी। एक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप जब कैंडल लीजिए, 2 कैंडल, एक को खुला ही रहने दो, दूसरे को एक टम्बलर से या फिर गिलास से ढक दीजिए। अब टम्बलर से ढकने से क्या होगा कि उसके अंदर एक लिमिटेड ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाएगी तो ये अपने आप ही कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है, ऑफ हो जाएगी। इसका क्या रीज़न है कि सर एक सर्टेन लिमिट में ऑक्सीजन थी तब तो ये जल रही थी। जलने के लिए मैंने बोला है ना, ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बर्न एनी थिंग्स, ओके। तो ये जलेगी, ठीक है, एक सर्टेन टाइम तक जलेगी, लेकिन उसके बाद क्या करेगी, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में ये नहीं जलने वाली है कैंडल। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। लेकिन पता है नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, जब आप टम्बलर को हटाएंगे उससे या फिर ग्लास को हटाएंगे मोमबत्ती से, तो आप पाएंगे कि हाँ इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन कुछ गैसें तो थी। तो वो नाइट्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, अदर्स गैसें, आर्गन, ऐसी कुछ गैसें प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन वो ऑक्सीजन की उसके अंदर मात्रा नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपने कभी देखा होगा कि जब कुछ बर्न करते हैं, ठीक है ना, जलाते हैं आप लोग, ठीक है, तो आपको एक धुआं स्मोक के रूप में आपको प्राप्त होती है, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन जलती है, किसी जैसे कि कोई कार्बन की वस्तु ही आप जला दो, ठीक है, या फिर कुछ ज़्यादातर जो वस्तुएं बनी होती है वो कार्बन से ही निर्मित होती है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। ऑक्सीजन किस प्रकार से ऑक्सीजन का परसेंटेज वातावरण में मिलता है हमें, वो भी आगे हम देखेंगे। लेकिन आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को महसूस कर सकते हैं। कैसे, एक कमरे के अंदर आप थोड़ा बहुत कुछ कागज़ के पेपर वगैरह जलाओ, ताकि जो कमरे के अंदर अवेलेबल ऑक्सीजन है वो बर्निंग ऑफ पेपर्स में कंज्यूम हो जाए, और बाद में आपको लगेगा कि आपको घुटन सी महसूस होती है, ठीक है, आपको क्या होती है, सफोकेशन। सफोकेशन ये देखो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है वर्ड भी, सफोकेशन देख सकते हैं आप। तो इसका रीज़न क्या है कि आप क्या है कि अच्छे से श्वसन या फिर ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंट वहाँ नहीं है। ऑक्सीजन जब आपको ब्रीदिंग करनी हो तो आपको एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंट होनी बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उसके थ्रू जब आप जला देंगे, ऑक्सीजन को यूज़ कर देंगे या फिर उसका कंजम्पशन कर देंगे, तो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगी, वो CO2 की होगी। CO2 को हमेशा CO2 की एक्सेस मात्रा होती है, वो अपने को कहाँ ले जाती है, सफोकेशन के अंदर जाती है, आपको सफोकेशन फील कराती है, ठीक है। डस्ट एंड स्मोक, आपको पता है कि जो इंडिया के बिग सिटीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण से ग्रसित है। इसका मेन कारण क्या है कि या तो इंडिया के अंदर जो फैक्ट्रीज वगैरह है उसका रेगुलेशन सही नहीं है, या फिर डस्ट एंड पार्टिकल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की ज़्यादा से ज़्यादा है, या कह सकते हैं कि या फिर रोड्स वगैरह उसकी जो कंडीशन ठीक नहीं होने के कारण उसके अंदर से क्या है, जब वाहनों का आवागमन होता है तो उससे क्या डस्ट पार्टिकल या स्मोक बहुत ज़्यादा होते हैं। पता है सिमनी से, फैक्ट्री से, सिमनी से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होता है,
स्मोक का उत्सर्जन कह सकते होता है, ठीक है। डस्ट भी काफ़ी उनसे निकलती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, ये हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर के आप पार्ट के अंदर पढ़ रहे हो, तो एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट भी होती है, स्मोक भी होता है। कहाँ से आता है सर, हम डेली एक्टिविटी के अंदर हम कुछ न कुछ तो जलाते ही रहते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर से भी डस्ट निकलती है या फिर स्मोक निकलता है, ठीक है। स्मोक तो निकलता है, लेकिन डस्ट कहाँ से निकलती है, जैसे कि आपने कुछ ऐसा हार्ड मटेरियल जला दिया, कह सकते हैं आप काफ़ी कुछ, जैसे कि कोयला को बर्न कर रहे हो, तो कोयला को बर्न करेंगे तो जो कोल है, कोल के अंदर से काफ़ी सारी डस्ट निकलेगी, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जमा हो जाएगी, ठीक है ना। तो दीज आर द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, स्मोक, ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ एनी, कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। सर आपने पढ़ाया कि एयर होती है काफ़ी सारी मिक्स ऑफ या फिर मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, ठीक है, ये होता है मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो एयर होता है कंपोजिशन होता है मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक बंद कमरा है, उसके अंदर से थोड़ा सा स्लिट है, एक छेद है, ठीक है, उससे अंदर आपको एयर दिखेगी, ठीक है, आते हुए, ये कुछ या फिर प्रकाश आते हुए दिखेगा, इसके अंदर आपको ये दिख रहा है कुछ न कुछ छोटे छोटे, ये जो कण है ये है डस्ट पार्टिकल। आप देख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, एयर को नहीं देख सकते लेकिन डस्ट पार्टिकल को देख सकते हैं। फोटो या फिर कह सकते हैं लाइट की प्रेजेंट के अंदर आप डस्ट पार्टिकल को देख सकते हैं, डस्ट पार्टिकल छोटे होने के कारण भी आप देखा जा सकता है। कंपोजिशन ऑफ एयर, ये एक डायग्राम है, डायग्रामेटिंग कह सकते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन को 28% पाई जाती है नाइट्रोजन, और जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के चारों ओर, माना कि ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ये एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर आप पूरा का पूरा आप काउंटिंग करेंगे तो 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन है 20%, और ये कितनी हुई 78 और 20, ये करीबन 20 से भी ज़्यादा है, 98% ये दोनों हो गई, ये इन दोनों का क्या 98% तो हो गया। जो पीछे 2% के आसपास रहा है भाग, वो बनाती है ये वाली गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेज है 0.3, इंटर गैसेज मेनली आर्गन है, इनर्ट गैस है, ठीक है। इनर्ट गैसें वो होती है जो कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, ठीक है, इनएक्टिव रहती है हमेशा। और वाटर वेपर कम से कम 1% कंसिस्ट करता है, एटमॉस्फेयर का 1% जो मटेरियल है वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एयर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। एयर क्या है पहले तो ये समझ लो, एयर क्या है पहले ये समझ लो। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, उसके अंदर वाटर वेपर होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डस्ट एंड स्मोक होता है, कंपोजिशन ऑफ एयर होता है, ओके। सॉरी, कंपोजिशन ऑफ एयर के अंदर ये होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वही सेम है, ठीक है। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। सर आपने देखा कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर तो कोई है, माना कि ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसके अंदर तो क्या है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन ब्रीदिंग के लिए, जब जो लिविंग बीइंग के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है, लिविंग बीइंग के लिए ऑक्सीजन क्या होती है, नेसेसरी होती है फॉर ब्रीदिंग, कैसे नेसेसरी तो होती है, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सजीवों को जीवित रहने के लिए उसको श्वसन करना पड़ता है, श्वसन करने के लिए उनको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, इनहेल करनी पड़ती है, ठीक है। ऑक्सीजन जब क्या होता है कि कोई यहाँ पे लिखा हुआ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल, जैसे कि आपने फिश का एग्जाम्पल देखा हुआ था प्रीवियस चैप्टर के अंदर, हम पढ़ चुके। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम मान लो आप, राइजोबियम नाम से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉइल में रहते,
कहाँ रहते हैं? सॉइल में। ये रहता है वाटर में, ठीक है। तो वाटर और सॉइल के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी उसका हमें पता करना है। कहाँ से आएगी? देखो एक एग्जांपल आपको करना है, वाटर लेना है, ठीक है, मग वगैरह, उसके अंदर आप वाटर ले लो और उसको गर्म करो। आप गर्म करते ही आपको लगेगा कि गर्म करने से क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये क्या है, जो गैसेस है या फिर ऑक्सीजन वगैरह है वो अपने आप ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। एक आप कणीय रूप में देख सकते हैं कि ये देखो गैस के कण बने हुए, ठीक है। और आप अगर सॉइल के अंदर आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो सॉइल के अंदर आपको पता है कि कभी कभार आप सॉइल के अंदर ब्रोज वगैरह बने हुए दिखते हैं, ठीक है। चूहे वगैरह ब्रोज बना देते हैं, चूहे है, सांप है, ठीक है। तो इसके अंदर से वो क्या है, ऑक्सीजन या फिर हवा, एयर है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन कभी कभार क्या है कि एयर के कण है वो काफ़ी दूरी दूरी पे होते हैं, तो इसके कारण ये जो इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस पाया जाता है उसके अंदर भी एयर होती है, ठीक है। इसके अंदर ब्रोज वगैरह के अंदर, ठीक है, या फिर इंटर पार्टिकल्स स्पेस के अंदर क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ एयर उसके अंदर भी होती है। जिससे क्या है कि कोई पदार्थ है या फिर कोई जो जीव है या फिर लिविंग बीइंग जो रेत के अंदर रह रहा है उसके अंदर से वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकता है, और फिर से जो वाटर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, या फिर वाटर प्लांट है वो भी ऐसे ही एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रिस्पायर। देखो जो ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग बीइंग है उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है फॉर रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि एनर्जी का निर्माण करने के लिए रेस्पिरेशन बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन के लिए ब्रीदिंग आवश्यक है, ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे? वाटर के अंदर हो तो वाटर के अंदर से ही घुली हुई ऑक्सीजन ले लेंगे, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन वो ले लेंगे, ठीक है। हाउ इज ऑक्सीजन एटमोस्फेयर रिप्लेस? देखो आपने देखा होगा कि सर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग्स की और काफ़ी लिविंग बींग्स है, ठीक है। तो क्या है कि ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है या फिर रिप्लेस कैसे होती है? माना कि 4 एटम क्या है, ऑक्सीजन है, 4 एटम ऑक्सीजन है, एटमोस्फेयर में ओनली 4 एटम ही है ऑक्सीजन, मान लो 6 8 मान लो, ठीक है। इनका कंज्यूम कर दिया किसी ह्यूमन बीइंग ने या फिर लिविंग बीइंग ने कंज्यूम कर दिया, ठीक है, तो ये तो कम होगी ना ऑक्सीजन। लेकिन पता है जो प्लांट होता है, ये मान लो ह्यूमन है, ठीक है, प्लांट क्या करता है? प्लांट ये करता है कि वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को क्या प्रोड्यूस करेगा, तो हाउ इज ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर रिप्लेस्ड? ये होता है या तो रेस्पिरेशन से क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमने देखा ना अभी जस्ट। और ये फोटोसिंथेसिस से क्या हो जाएगी, इसकी वापस पूर्ति हो जाएगी, इससे कमी की पूर्ति हो जाएगी, इससे कमी हो जाएगी। तो ये क्या है, एक्टिविटीज़ क्या बैलेंस होती है। लेकिन इन दिस डेज अपन की क्या है, रिसेंट टाइम में पेड़ पौधों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होने के कारण। तो वो क्या समस्या करने जा रही है कि पेड़ पौधों की कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट के अंदर भी कमी आएगी और ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो भी कम होने वाला है, ठीक है। तो उससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके कारण है जो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस आपके सिलेबस में नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे जिस भी सिलेबस में आएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस होती है जो
ग्लोबल वार्मिंग को प्रोड्यूस या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू विंड विंड मिल। विंड मिल क्या है? विंड मिल आपने देखा होगा इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ऊपर ये जो है फैन टाइप या फिर कह सकते हो ब्लेड टाइप लगी हुई स्ट्रक्चर, ये ब्लेड होती है। ये क्या है कि वाटर की जो एयर की या फिर गैसेस या फिर एयर की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ये राउंड शेप में चक्कर लगाती है। इसके कारण क्या है, माना कि ये कोई पहिया लगा हुआ है, ठीक है, इसके ब्लेड लगी हुई है, ये मान लो इसके एक ये कोई धुरी है, धुरी से कनेक्टेड है एक, मान लो कुछ हाँ चैन कनेक्टेड है, ठीक है। इसका आप कहाँ यूज़ करना है, आप इसको या तो आप कह सकते हैं डायनामो को घुमा के या फिर हाँ डायनामो को घुमा के इससे क्या है विद्युत का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो तो इसके अंदर से क्या किसी भी कुएं से पानी को बाहर ले जाया जा सकता है। ये बार बार घूमेगा, इसकी बाल्टी यहाँ बांध लो, ठीक है, यहाँ पे बाल्टी बांध ली हमने, ठीक है, बकेट, ये घूमेगा, अंदर से बाल्टी भर के बाहर आ जाएगी, यहाँ आते ही हम खाली कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है पहले ज़मानों में, ठीक है। देख सकते हैं ये एक विंडफॉल का एग्जांपल दे रखा है, कुओं से पानी बाहर निकालने में ये इम्पोर्टेंट रहा है। कभी कभार तो ये क्या है कि जो गेहूं की ग्रेनिंग होती है या फिर किसी भी सीरियल्स की ग्रेनिंग, यहाँ क्या है कि जो ग्रेनिंग मशीन लगा दी जाती है और ये विंड मिल की जो चैन होती है उसकी सहायता से घूमती रहती है। उससे क्या है बेनिफिट ये रहता है कि बिना विदाउट एनी एनर्जी कंजप्शन आप ओनली एयर के माध्यम से आप इतने सारे काम कर सकते हैं। विंड मिल का ये इम्पोर्टेंट है। हमने एटमॉस्फेयर देखा है चैप्टर के अंदर, देख लो एक बार, एटमॉस्फेयर देखा, कार्बन डाइऑक्साइड देखी, रेस्पॉन्सिबल, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाती है, रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एयर देखी, 78% ऑफ नाइट्रोजन इज 78%, ऑक्सीजन इज 20% एंड CO2 is 0.14% एंड वाटर वेपर कह सकते हो, वाटर वेपर इज इक्वल टू 1%, ओके। एंड आर्गन, there are many more gases present in only 1% volume of atmosphere. Oxygen, we have already discussed about oxygen, nitrogen, smoke is a part of atmosphere, okay। ये भी एक एटमॉस्फेयर का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। विंड मिल हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, ठीक है, समरी आप देख सकते हैं, आप रीड भी करेंगे तो एक बार आपका रिवीजन हो पाएगा, ठीक है। देखो आज इस चैप्टर के साथ में जो क्लास 6 की है NCERT कंप्लीट होगी। हमने क्लास 6 के NCERT में पहला जो लेसन पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ फूड देखा था हमने, देन सेकेंड सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप भी देखा था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ लिया हमने, गेटिंग टू नो प्लांट्स ऑलरेडी डन, बॉडी मूवमेंट हो गया, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट देख लिया, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, फन विथ मैग्नेट कर्ल ही देखा था हमने, एयर अराउंड अस जो कि हमने आज कंप्लीट कर दिया है। तो आपको क्या है क्लास 6 की साइंस NCERT कंप्लीट देखनी हो, समझनी हो, एक्सप्लेन करनी हो, काफ़ी बेसिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो आपको क्लास 6 से ही NCERT कंप्लीट करनी होगी, ठीक है।
मेनली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं और यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो आप जाइए, मैं तो कहता हूँ स्टार्ट कीजिए A to Z चैप्टर। ये मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगेगा। जब आपकी जो बेसिक अगर कंप्लीट होती जाती है धीरे धीरे तो मान के चलिए कि आप अच्छी डायरेक्शन में यूपीएससी के लिए जा रहे हो। लेकिन आप डायरेक्ट चले जाएंगे कुछ करने के लिए, या फिर कहेंगे कि हाँ मेरा तो काफ़ी पोर्शन कंप्लीट है और आपका बेसिक भी कंप्लीट नहीं होगा, तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप एक बार सरसरी नज़र से इन चैप्टर से आप गुजर जाइए, या तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करो तो फिर डिनर स्टडी कर लीजिए। डिनर स्टडी कहते हैं, वीडियो लगा दीजिए, ओके, वीडियो लगाने के बाद ईयरफोन लगा दीजिए और क्या, मोबाइल सामने रख दीजिए जब भी डिनर करते हो डिनर टेबल पे, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आराम से देखिए। मैं तो कहता हूँ कि इसको बेसिक से अच्छे से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डजेंट मैटर, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई मैटर नहीं है। लेकिन आपने ये चैप्टर, ये जो लिस्ट है चैप्टर 11 है कंप्लीट, इनका जो कम से कम कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया, ये मैटर करेगा यूपीएससी के अंदर। आप ये मैटर नहीं करेगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। मेरा काम था ये सारे के सारे चैप्टर पढ़ाना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मेरा जो बेस्ट दिया है, और मैं आने वाले चैप्टर के अंदर भी बेस्ट देने वाला हूँ। नेक्स्ट जो है कल हम जियोग्राफी की क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 से। अगर आपको अच्छा लगे इनिशिएटिव ये हमारा, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी विथ अस यूपीएससी बिगनर। और हाँ, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसके अंदर आप सारा का सारा मटेरियल जो यूट्यूब से रिलेटेड है वो वहाँ मिल जाएगा आपको। ये स्लाइड भी मिल जाएगी सारी की सारी, ठीक है। तो ओके।